हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को आवर एनवायरनमेंट के बारे में बताऊंगी कि आवर एनवायरनमेंट चैप्टर में आपको मेन चीज़ें जो है वो क्या क्या पढ़ना है। आवर एनवायरनमेंट, जैसे कि जो आपका बोर्ड का पेपर है इसमें आवर एनवायरनमेंट चैप्टर में से आपको बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 4 मार्क्स का आपको केस स्टडी का पूछा जाता है और 1 मार्क जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इसलिए जो केस बेस्ड चैप्टर मतलब कि केस बेस्ड जो चैप्टर्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो उस चैप्टर में आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो है वो बना के देते हैं और उसमें से आपको क्वेश्चंस मतलब जो टॉपिक दिया हुआ रहेगा वो आपको वो बना के देते हैं और क्वेश्चंस आपको वहीं से पुटअप किए जाते हैं। और आपको अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो आप अपने आप इसके आंसर्स जो है वो लिख सकते हो। और ये चैप्टर जो है इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, क्योंकि ये मेनली जो है ना एक तरह से हमारे डेली लाइफ से ही रिलेटेड है, ठीक है, जैसे हम लोग जो है वो जानते हैं। बट ये है कि एक बार जैसे हम अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे तो ईजिली हम सारे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आवर एनवायरनमेंट चैप्टर में हमें पढ़ना है, इसमें एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट के साथ ही हमें यहाँ पे पढ़ना है इकोसिस्टम के बारे में। क्या हो गया? इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है इसमें भी। इसके बाद हमें बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ने हैं जो कि इकोसिस्टम में ही आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स, ओके। साथ ही हमें पढ़ना है यहाँ पे फूड चेन के बारे में, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल्स, 10% लॉ ऑफ एनर्जी, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, एंड ओजोन के बारे में। सॉरी। साथ ही हमें यहाँ पे जो गार्बेजेस है उसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज। तो ये आपके टॉपिक जो है इस चैप्टर में आपको करने हैं, मैनेजमेंट ऑफ गार्बेजेस या वेस्टेज। तो मेन टॉपिक जो है ये आपके चैप्टर में ये है। पहला क्या है? एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल्स, 10% लॉ ऑफ एनर्जी, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ओजोन, मैनेजमेंट ऑफ गार्बेजेस और वेस्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले कि एनवायरनमेंट क्या है। देखो, एनवायरनमेंट में हमारा जो सराउंडिंग है, ठीक है, हमारा जो सराउंडिंग है, हम जहाँ पे रह रहे हैं वही हमारा क्या है? एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट जो है, हर जगह का एनवायरनमेंट क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। हम आसपास में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। हमारे आसपास में हमारा जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि रूम के अंदर जो हमारा मान लो कि चेयर है, टेबल है, टीवी है, फ़ैन है, तो ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में ही आ गई, ठीक है, जो हमारे सराउंडिंग में है, ठीक है। इसके बाद इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जो होता है ये बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है उसी को ही क्या कहते हैं? हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। मीन्स कि बायोटिक, सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स होते क्या हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, राइट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे आसपास में जो भी लिविंग है, ठीक है, जो लिविंग है, लाइक क्या हो गया? लाइक जैसे प्लांट्स हो गए, ठीक है। प्लांट्स जो है वो भी किस में आ जाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। एनिमल्स किस में आ जाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। इसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी किस में आते हैं? ये भी बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, ठीक है। तो ये जो लिविंग थिंग्स हैं या जो लिविंग चीज़ें हैं वही क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ओके। अब ये प्लांट्स जो होते हैं इसे हम लोग प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं,
प्लांट को प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट्स ही एकमात्र ऐसा सोर्स है जहाँ से हम फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो मान लो कि वो प्लांट को डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, लेकिन वो इनडायरेक्टली जो होता है वो प्लांट के ऊपर, मीन्स कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्लांट्स ही होते हैं, क्योंकि ये फूड को प्रिपेयर करते हैं। और कोई भी एनिमल, चाहे वो हर्बीवोरस हो चाहे वो कार्निवोरस है, वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ओके, अब एनिमल्स जो होते हैं ये भी कितने होते हैं? ये भी होते हैं आपके, जैसे इसको कहते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में भी क्या हो जाते हैं? ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, या हम ऐसे भी ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट क्या कह सकते हैं इसको? 3 टाइप्स से हम लोग हर्बीवोरस और कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। या जैसे कंज्यूमर्स हैं, तो कंज्यूमर्स में ही हम इसको और एक टाइप से क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जो पहला हो जाता है जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स। और प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, ओके, कंज्यूमर्स। और टर्शियरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अभी मैं और एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे कि कंज्यूमर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 2 टाइप के। जो कंज्यूमर्स होता क्या है? जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स को अपने प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। तब कंज्यूमर्स कितने टाइप्स के हो जाती है? 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर होता है जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, ओके। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। और टर्शियरी कंज्यूमर कौन होते हैं? जो सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। तो ये 3 टाइप के कंज्यूमर्स हो गए। और जो एनिमल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तो जो फूड हैबिट होता है एनिमल्स का, उनके बेस पे इनको 3 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है? जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। कार्निवोरस क्या होता है? जो एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, उसके फ्लैश को खाते हैं। ओमनिवोरस क्या होता है? जो एनिमल्स और प्लांट दोनों के ही प्रोडक्ट को खाते हैं, उसे ओमनिवोरस कहते हैं, ओके। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स हो गया जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। ये भी किस में आते हैं? ये भी लिविंग में ही आते हैं। तो इस तरह से ये बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे, ओके। और जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है, देखो अबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स क्या हो गया? अबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स हो गया जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ओके। जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास में जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? एयर, ठीक है, वाटर, सनलाइट, सॉइल एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें जो है ये अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, ये नॉन लिविंग है ना। और इसके जो एक इकोसिस्टम होता है वो दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स जो होते हैं, देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा? बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा क्या हो जाएगा? अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बिना लिविंग मीन्स कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उसको अबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है। अब जो दोनों बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स मिलके जो है वो इकोसिस्टम को बनाते हैं। तो जैसे कि मान लो कि अब आप ये कहोगे कि दोनों कैसे डिपेंड करते हैं अपने ऊपर, या दोनों का इंट्रैक्शन कैसे होता है। देखो जैसे जो प्लांट्स है, प्लांट्स को क्या चाहिए? इनको फूड को प्रिपेयर करना है, और फूड की प्रिपरेशन में इनको सनलाइट चाहिए। सनलाइट जो है वो क्या है? एक अबायोटिक फैक्टर है, ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट है। साथ ही प्लांट्स को CO2 भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो भी उसको कहाँ से मिलेगा? एयर से मिलेगा। और एयर क्या है? एक अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। इसके साथ जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स को भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब प्लांट्स को जो ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला? एनिमल्स ने ही उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करके उसको रिलीज़ करा, ठीक है, उसको एक्सेल करके रिलीज़ करा, वो एयर में गया, फिर उसी एयर के थ्रू वो प्लांट्स में गया।
इसी तरह से एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स भी किसके ऊपर, अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एयर के ऊपर। एयर भी क्या है, एक अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। अब प्लांट्स, क्योंकि ऑक्सीजन जो होगा वो एटमॉस्फेयर से ही मिलेगा और वो ऑक्सीजन प्लांट्स ने ही रिलीज करा एयर में, ठीक है। तो इस तरह से, और दूसरा एग्जांपल जैसे अगर हम लोग वाटर का लेते हैं, तो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। एनिमल्स भी विदाउट वाटर जो है वो नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। तो पानी जो है वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सबको ज़रूरी होता है, ठीक है। अब सॉइल कैसे, क्योंकि सॉइल जो होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में ही ग्रो करते हैं, मिट्टी में ही ग्रो करते हैं। उनको न्यूट्रिएंट्स जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, प्लांट्स से, सॉइल से ही मिलेगा। और जो एनिमल्स होते हैं उनको फूड कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स मिलके जो है वो इकोसिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इसमें क्या रोल होता है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल ये होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स वैसे होते हैं जो डेड और रिमेनिंग पार्ट्स को डिकम्पोज कर देते हैं, उसको सड़ा देते हैं, उसको गला देते हैं, ठीक है। मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को फिर से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई भी मान लो वेजिटेबल पील हो गया या लीव्स हो गए या किसी भी एनिमल का डेड बॉडी हो गया, तो वो जब वो अगर मान लो कहीं पड़ा हुआ होता है तो कुछ दिनों तक जो बैक्टीरिया होते हैं उनका फूड जो है वही होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआस, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, अपने उसमें से कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं और उस जो डेड और रिमेनिंग पार्ट होता है उसको वो डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। और वो डिकम्पोज हो गया मीन्स कि वो सिंपलर सब्सटेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से वो सॉइल में वो मिक्सअप हो जाता है, मीन्स कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर से मिट्टी में आ जाते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक तरह से एनवायरनमेंट के लिए एक तरह से अच्छा भी होता है क्योंकि एनवायरनमेंट को ये क्लीन भी करता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई भी एक डेड पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, जो जिसमें से मान लो कि अगर वो बहुत ही मतलब कि 1-2 दिन जब वो हो जाता है तो उसमें से एक गंदी सी स्मेल आने लगती है, एक फाउल आने लगती है। लेकिन जब उसको पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पूरी तरह से जब उसको डिकम्पोज कर देते हैं तो उसमें से फिर वो स्मेल नहीं आती है ना। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक तरह से उसको एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा %, लॉ ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब जैसे देखो, जैसे मैंने आपको बताया अभी प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स के बारे में, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे कि ये मान लो क्या है, प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें क्या आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेप होता है, जो ये ऑर्गेनिजम्स का एक सीक्वेंस होता है जिसमें प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर आते हैं, इसको ये डिफरेंट लेवल्स जो होते हैं इनको कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। ओके, क्या होता है ये ट्रॉफिक लेवल, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का सीक्वेंस होता है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। तो ये पूरा जो लेवल है इसी को क्या कहते हैं, हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन सा आता है, प्रोड्यूसर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। ओके, अब जो ये 10% लॉ होता है, व्हाट इज 10% लॉ, 10% लॉ जो होता है ना, इसमें जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए जो डिपेंड करता है, लेकिन जो फूड एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, वो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसफ़र होती है वो सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो 10% लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू 10%, according to 10% law of energy, according to 10% law, energy is transferred
फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू another successive trophic level is called as 10% लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जो 10% लॉ, इसमें क्या होगा कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो सिर्फ उसका 10% ही ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इसी जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कोई एक फूड चेन ड्रॉ कर लेते हैं। तो फूड चेन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी अगर फूड चेन स्टार्ट होता है तो वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होता है। प्रोड्यूसर, जैसे हमने ग्रास ले लिया, ग्रास को कंज्यूम करने वाला कौन है, ग्रास को कंज्यूम करने वाला हो गया गॉट। ठीक है, गॉट को कंज्यूम करने वाला कौन हो गया, लायन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये 3 ट्रॉफिक लेवल देख रहे हैं। पहले ग्रास, ग्रास को खाने वाला गॉट, गॉट को खाने वाला लायन, तो ये 3 है। अब तीनों में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो, जैसे ग्रास को जो एनर्जी मिली वो कहाँ से मिली, सनलाइट से मिली। ठीक है, अब यहाँ से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो गॉट में कितनी जाएगी, ओनली 10% जाएगी। सपोज़ करो कि ग्रास के पास जो एनर्जी है वो 1000 जूल है। ओके, ग्रास के पास जो एनर्जी है वो कितनी है, 1000 जूल है। तो अब गॉड के पास एनर्जी कितनी आएगी, गॉड के पास जो एनर्जी आएगी वो 1000 जूल का कितना आएगा, 10% आएगा। तो 1000 जूल का 10% क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 10/100, ये 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया, 100 जूल। इट मीन्स क्या है, जो गॉड के पास जो एनर्जी आएगी ओनली 100 जूल आएगी। इसके बाद लायन के पास कितना आएगा, 100 जूल का हम फिर से 10% निकालेंगे। तो 10% निकाले हैं तो ये 0 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचा आपका 10। इट मीन्स क्या है कि लायन के पास जो एनर्जी आएगी वो 10 जूल आएगी। ठीक है, अब ये देखो कि जैसे 10% ट्रांसफ़र हो रही है बट 90% कहाँ यूटिलाइज हो रहा है इसका, है ना। ये क्वेश्चन भी बनता है कि अगर 10% अगर वो नेक्स्ट लेवल में उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 90% जो है वो कहाँ गया। तो वो 90% क्या होता है कि जैसे जो ग्रास है ये अपने लाइफ प्रोसेस के फंक्शन में 90% जो है वो इसने यूटिलाइज कर लिया। अब लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस मीन्स कि अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जैसे रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, एक्सक्रीशन हो गया, तो ये सभी फंक्शंस जो होते हैं वो लाइफ प्रोसेस के फंक्शंस कहलाते हैं। और इसे लाइफ प्रोसेस के फंक्शंस में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 90% जो है वो अपने लिए यूज़ करते हैं और 10% जो होता है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि कोई भी फूड चेन जो होता है ना, 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी ट्रॉफिक लेवल जो होगा या कोई भी फूड चेन जो होगा, कोई भी फूड चेन जो है वो 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा नहीं होता है। 4 और 5 जो होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, बट 3-4 जो होते हैं वो मोस्टली जो फूड चेन होता है मोस्टली 3-4 के ही बनते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 10% लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो एनर्जी जो हो वो 10% जा रही है। तो लास्ट वाला जो ट्रॉफिक लेवल होगा उस ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी बहुत ही कम बच जाती है। तो जैसे लायन है, लायन को जो कंज्यूम करने वाला होगा उसके पास एनर्जी कितनी जाएगी, ओनली 1% जाएगी। ठीक है, 1% जाएगी, है ना, 1% जाएगी। तो 1% जाएगी, इसके बाद वाले एनर्जी में कितने जाएगी, 1% भी नहीं, 0.01% जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, जिस कारण से ये रिवर्ट बैक भी नहीं जाता। ठीक है, ये बैक भी नहीं जाता, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वो। तो यही है आपका 10% लॉ ऑफ एनर्जी। ओके, इसी तरह से अगर आप लोग कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करने वाला कौन है, जिराफ है। ठीक है, जिराफ को कंज्यूम करने वाला मान लो टाइगर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि प्लांट्स के पास मान लो कि 3000 जूल है। ठीक है, इसका 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो इसके पास कितना बचेगा, 300 जूल। इसके पास टाइगर के पास कितना बचेगा, 3 जूल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं,
निकाल सकते हैं 10% लॉ के। तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, आपको कोई एक फूड चेन दे दिया जाता है और उस फूड चेन में आपको ये पूछा जाता है कि जैसे कोई एक आपको यहाँ पे कोई भी एक ट्रॉफिक लेवल का, मान लो आपको कितनी एनर्जी है उसके पास, वो बता देगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपको आगे के या तो हो सकता है कि पीछे के ट्रॉफिक लेवल का आपको पूछा जाए कि कितनी एनर्जी उसके पास आ रही है। ओके, तो इस तरह से आपका 10% लॉ ऑफ एनर्जी हो गया। अब आपको मैं फूड चेन और फूड वेब बता दूं, क्योंकि ये टॉपिक आपका रह गया था, फूड चेन और फूड वेब क्या होता है। फूड चेन, देखो फूड चेन क्या होता है। एक मिनट वेट करो। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन क्या होता है? फूड चेन जो है ना, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए, अपने मतलब कि किसी और पर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था, जैसे ग्रास है, ग्रास को कंज्यूम करने वाला कौन हो गया? गॉट हो गया, ठीक है। गॉट को कंज्यूम करने वाला कौन हो गया? डियर हो गया, ठीक है। या दूसरा हम ले सकते हैं, जैसे ग्रास है, ग्रास को कंज्यूम करने वाला कौन हो गया? ग्रास होपर हो गया, ओके। ग्रास होपर को कंज्यूम करने वाला कौन हो गया? फ्रॉग हो गया। फ्रॉग को कंज्यूम करने वाला कौन हो गया? स्नेक हो गया। स्नेक को कंज्यूम करने वाला कौन हो गया? पिकॉक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है? एक फूड चेन है। जो फूड चेन क्या है कि यहाँ पे एक सीक्वेंस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड कर रहा है, जो कि पूरा एक सीक्वेंस है, ओके। जैसे ग्रास है, ग्रास को कंज्यूम करने वाला गॉट, गॉट को कंज्यूम करने वाला लायन लिखो या टाइगर लिखो, ठीक है। ये एक फूड चेन हो गया। दूसरा फूड चेन क्या हो जाएगा? जैसे ग्रास है, ग्रास को खाने वाला कौन होता है? ग्रास होपर, ग्रास होपर को खाने वाला फ्रॉग, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक, स्नेक को खाने वाला पिकॉक। तो इस तरह से ये फूड चेन, देखो फूड चेन अभी मैंने जैसे अभी आपको बताया था लास्ट टॉपिक में कि जो मोस्टली फूड चेन होती है 3 या 4 तक ही मतलब कि 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल तक ही जाते हैं। लेकिन इसमें आप कितने ट्रॉफिक लेवल देख रहे हो? इसमें 5 ट्रॉफिक लेवल देख रहे हो। तो ये बहुत ही रेयर होते हैं जिसमें 5 या 6 जो है वो ट्रॉफिक लेवल पहुंच जाते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। और यहाँ पे सबसे कम एनर्जी जो होगी वो पिकॉक को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो हो रही है वो 10% लो हो के पिकॉक तक जा रही है, ठीक है। इसके साथ ही देखो जैसे फूड वेब है। व्हाट इज फूड वेब? फूड वेब जो होते हैं ना, डिफरेंट फूड चेन्स का इंटरकनेक्शन होता है। डिफरेंट फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड, ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे कि बहुत सारे फूड चेन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये देखो ग्रास है, ग्रास को खाने वाला गॉट है, इसी ग्रास को ही खाने वाला कौन हो सकता है? डियर भी हो सकता है, ठीक है। शीप भी हो सकता है, काऊ भी हो सकता है। अब डियर को खाने वाला भी क्या हो सकता है? ये लायन भी हो सकता है, इसको भी ये भी खा सकता है। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे ग्रास को खाने वाला ग्रास होपर भी है, ग्रास होपर को खाने वाला फ्रॉग भी है, तो ये जो आपस में ये जो फूड चेन्स जब आपस में इंटरलिंक्ड हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं, ठीक है। तो ये फूड चेन और फूड वेब भी हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब जैसे 10% ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी में हमने ये देखा कि एनर्जी जो होती है वो हर एक लेवल पे कम होती जाती है ना। और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? जस्ट उसका ऑपोजिट है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स, ठीक है, जो केमिकल्स का कंसंट्रेशन होता है वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज होता जाता है। तो उसी फेनोमेना को ही क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। व्हाट इट क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स इंक्रीज्ड इन ईच ट्रॉफिक लेवल एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन।
तो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स increased in each trophic level. This phenomena is called as biological magnification. अब ये कैसे होता है? जैसे कि जो केमिकल्स होते हैं वो डिकम्पोजिबल नहीं है और ना ही ये डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। जो केमिकल्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती है, तो ये क्या होता है, ये एक्यूमुलेट होता जाता है, ठीक है। तो कोई भी अगर हम लोग फूड चेन ले रहे हैं तो फूड चेन में सबसे लास्ट में जो ट्रॉफिक लेवल में जो आता है उसकी बॉडी में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है केमिकल्स का, ठीक है। तो यही क्योंकि केमिकल्स जो होता है वो क्या होता जा रहा है, केमिकल्स क्यों हुआ, क्योंकि हर एक ट्रॉफिक लेवल में वो इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। तो इंक्रीज़ होता जाता है तो सबसे ज़्यादा जो ट्रॉफिक लेवल में सबसे ऊपर वाला जो मेंबर होगा, सबसे लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल में जो मेंबर होगा उसी के बॉडी में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा और उसी को ही हम लोग बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं जैसे ग्रास है, ग्रास के बाद इसको कंज्यूम करने वाला कौन हो गया, ग्रास ऊपर हो गया, ठीक है। ग्रास ऊपर को कंज्यूम करने वाला कौन हो गया, फ्रॉग हो गया। फ्रॉग को कंज्यूम करने वाला कौन हो गया, स्नेक हो गया। स्नेक को कंज्यूम करने वाला कौन हो गया, पीकॉक हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस को देख के समझो कि जो ग्रास है, ग्रास में जो है इसमें जैसे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, प्लांट्स में यूज़ होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ग्रासेस में भी आ जाते हैं। अब ये जो कंसंट्रेशन इसमें केमिकल्स का था, अब ग्रास ऊपर ने उसको क्या करा, कंज्यूम करा। अब वो जो केमिकल उसने खाया वो केमिकल जो उसकी बॉडी में वो क्या हो गया, उसी में एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। अब इसकी बॉडी से जो ट्रांसफ़र होगा वो किसकी बॉडी में जाएगा, फ्रॉग में जाएगा, ठीक है। इसकी बॉडी में अब इसने एक ग्रास ऊपर को खाया, बहुत सारे ग्रास ऊपर्स को खाया, तो जितने भी ग्रास ऊपर की बॉडी में जितने भी केमिकल्स थे वो सारे जो हो गए वो फ्रॉग की बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया। अब फ्रॉग को जो स्नेक ने खाया, तो स्नेक ने सिर्फ अपनी लाइफ में एक फ्रॉग को ही नहीं खाया, बहुत सारे एनिमल्स को या बहुत सारे छोटे छोटे जीवों को भी उसने खाया फ्रॉग के साथ, और उनकी बॉडी में भी इसी तरह से केमिकल्स एक्यूमुलेट थे। तो इस तरह से स्नेक को अब पीकॉक ने खाया। तो इस तरह से क्या होता है कि केमिकल्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं और इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज़ हो जाता है, और यही फिनोमेना जो है वो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन है। ओके, इसके बाद देखो जैसे फूड चेन जो है ना, फूड चेन में अगर मान लो कि किसी एक ट्रॉफिक लेवल को, क्वेश्चन भी आप लोगों के टेक्स्ट बुक में कि अगर मान लो कि ट्रॉफिक लेवल से मतलब फूड चेन में कोई एक ट्रॉफिक लेवल को अगर हटा दिया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं जैसे ग्रास है, ठीक है, ग्रास को खाने वाला डियर है, डियर को खाने वाला टाइगर है। ओके, ये है। अब सपोज करो कि इस डियर को मान लो कि बिल्कुल ही हटा दिया जाए, ट्रॉफिक लेवल है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक भी डियर नहीं है, ठीक है। अब ये देखो कि डियर जो है वो किसको खाता है, ग्रास को खाता है, टाइगर तो ग्रास को खाता नहीं है ना। तो इससे क्या होगा कि डियर अगर नहीं होगा तो ग्रासेस को खाने वाला कोई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रासेस होगा इसका पॉपुलेशन जो है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ग्रोथ जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, है ना, ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद जो टाइगर है, टाइगर को खाने के लिए डियर चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि डियर मिलेगा ही नहीं उसको खाने के लिए तो वो क्या खाएगा, क्योंकि वो ग्रास तो खाता है नहीं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो टाइगर भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब जैसे ग्रास जो है वो बढ़ता जाएगा तो ग्रास को खाने वाला कोई नहीं है। अब जैसे मैंने एक इकोसिस्टम के बारे में बताया, मान लो कि कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे और दूसरे एनिमल्स नहीं है, ठीक है, खाने के लिए यही तीनों हैं, तो क्या होगा कि एक तरह से जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस क्यों हो जाएगा, क्योंकि फूड चेन बिगड़ जाएगा। फूड चेन अगर कंटिन्यू नहीं रहेगा, फ्लो में नहीं रहेगा, तो क्या होगा, इकोसिस्टम पे क्या होगा, डायरेक्टली इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये इम्बैलेंस हो जाएगा।
तो इस तरह से ये आपका फूड चेन पे इफेक्ट पड़ता है, इसका एनवायरनमेंट पे, इकोसिस्टम पे इसका इफेक्ट पड़ता है कि कोई भी अगर एक ट्रॉफिक लेवल हटा दिया जाता है तो क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका ओजोन। ओजोन क्या है, व्हाट इज ओजोन। ओजोन जो है ना ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स से ही मिलके बना हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन जो होते हैं, ये ओजोन जो होते हैं वो ट्राई एटमिक होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो डाई एटमिक होता है ना, मीन्स कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं, बट ओजोन जो होते हैं इसके कितने एटम्स होते हैं, 3 होते हैं, O3। ठीक है, ये ओजोन जो होता है, ओजोन गैस जो होता है वो एक तरह से एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, लेकिन इसके एक बहुत ही यूज़फुल, ये एक तरह से बहुत ही यूज़फुल भी है। और ये ओजोन, जैसे आपने ओजोन लेयर के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ होगा, ओजोन लेयर जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है ना, स्ट्रेटोस्फीयर के जस्ट ऊपर जो है वो ओजोन लेयर होता है। अब ओजोन लेयर जैसे O3 का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो ओजोन लेयर में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जैसे ऑक्सीजन जो होती है ना उसको यूवी रेज जो होती है वो ब्रेक कर देती है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स को अलग कर देती है। ठीक है, फिर यही ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में और प्रेजेंट है, उसी ऑक्सीजन में ही फिर ऑक्सीजन का जो मोनो एटम है, जो एक एटम जो होता है वो ऐड होता है और उसी से ही किसका फॉर्मेशन होता है, O3 का। ठीक है, यूवी रेज के कारण ही जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन के दोनों एटम्स जो होंगे वो अलग हो जाते हैं और वही एक एटम वाला ऑक्सीजन ऑक्सीजन के डाई एटम के साथ जुड़ने के बाद O3 को फॉर्म करता है। ठीक है, अब जो ओजोन लेयर होता है ये काम क्या करता है, इसका मेन काम होता है जो सूरज की रोशनी जो होती है उसमें यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, और वो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है बहुत ही हार्मफुल होती है ह्यूमन बीइंग के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। तो इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इसके इफ़ेक्ट ये होते हैं कि जैसे कैटरेक्ट या आई डिजीज़ बोलो, स्किन कैंसर हो गया, स्किन डिजीज़ हो गया, या जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि यूवी रेज के कारण ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं। तो जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। तो वो ऑक्सीजन अगर मान लो ये ऑक्सीजन के अगर मोनो एटम हो जाते हैं तो उससे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डेड हो जाएंगे। तो इसका इफेक्ट जो होता है यूवी रेज के कारण ही है। ठीक है, अब UNEP, ठीक है, ये एक यूनिटी है। ठीक है, जहाँ मतलब कि पहले क्या हुआ था 1987 में अंटार्कटिका के ऊपर जो है वो होल पाया गया था, होल इन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में क्या हुआ था, ओजोन लेयर में एक होल पाया गया था 1987 में, साइंटिस्ट ने देखा था। और वो इसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न था CFCs। ठीक है, CFCs मतलब क्लोरो फ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म है क्लोरो फ्लोरोकार्बन। और ये कहाँ से रिलीज़ होती है, जैसे AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। तो ये CFCs जो होती हैं वो इन्हीं से ही रिलीज़ होती है। तो जब 1987 में जब साइंटिस्ट को ये पता चला कि ये CFCs के कारण ही जो ओजोन लेयर है उसमें होल दिख रहा है, और अगर होल हो जाती है तो इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा हमारे अर्थ में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर। तो इसीलिए UNEP ने क्या हुआ, उन्होंने एक मतलब कि जो इन सारी चीज़ों को मतलब CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है इसके ऊपर बैन लगा दिया, इसके ऊपर बैन लगा दिया। ऐसा इसलिए ताकि जो हमारा ओजोन लेयर है उसमें होल जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाए, वो फिर से रिकवर कर जाए, फिर से वो फिल हो जाए, वो बंद हो जाए, है ना। ताकि उसका होल अगर अभी ये देखने को भी पाया गया है कि ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे जो वहाँ पे दिखा गया था बड़ा सा छेद, वो धीरे धीरे वो रिकवर कर गया, क्योंकि पॉल्यूशन CFCs को वो कम कर दिया गया। CFCs लेकिन क्या होता है कि ये बैन लगा हुआ, अगर कोई मान लो कि यूज़ करता है तो वो इलीगल करता है, लीगली नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ओजोन लेयर भी आपका हो गया। नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका वेस्ट मैनेजमेंट।
वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट? वेस्ट मैनेजमेंट होता है कि जैसे हमारे जो सब्सटेंस जो मतलब चीज़ें होती है, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं। मीन्स कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, फर्स्ट क्या होता है? एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या होता है? एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो डिकम्पोज्ड नहीं होते, कांट बी एबल टू डिकम्पोज, ठीक है। तो जो डिकम्पोज नहीं होते इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, इसे कहते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे कि मान लो हम लोग इसमें वेजिटेबल पील्स हो गया, लीव्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, ठीक है, ये आते हैं बायोडिग्रेडेबल। इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। और इसमें फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे प्लास्टिक्स हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। साथ ही मेटल्स के साथ यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे केमिकल्स हो गए, दे आर नॉन डिकम्पोजेबल, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। ये डिकम्पोज तो होते हैं, इसको होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। बहुत डिकम्पोज तो होते हैं लेकिन बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद होते हैं। तो जिस कारण से इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में ही रखा जाता है, क्योंकि ईजिली ये डिकम्पोज नहीं होती, ये बहुत ही ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, दैट्स वाई दे आर बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन होते हैं? जो ईजिली डिकम्पोज नहीं होते, बहुत ही लंबा टाइम जिसको लग जाता है डिकम्पोज होने में, ठीक है। तो इस तरह से दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। अब हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल भी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है। अगर हमें ठीक तरीके से इसको अगर मैनेज करना नहीं आता है, तो जिससे क्या होगा? हमारे आसपास जो होगा वो गंदा फैलेगा, है ना, कूड़ा फैलेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर हम लोग अपनी लाइफ में अगर मान लो कि 3 Rs को अगर हम लोग फॉलो करते हैं, तो क्या होता है कि हम इस तरह हम अपने आसपास के जो वेस्टेज होते हैं, जो गार्बेजेस होते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। और ये 3 Rs क्या होता है? एक होता है रीयूज़, रिसाइकल और एक होता है रिफ्यूज़। रीयूज़, रिसाइकल, रिफ्यूज़। रीयूज़ क्या होता है? जिसको हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हमारे घर में कोई अचार का बॉटल आता है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? अगर वो बॉटल अगर सही होता है तो हम उस पर फिर से कोई सामान घर में, जैसे घर पे मम्मी जो होती है वो क्या करती है कि अगर वो यूजेबल होता है तो फिर से उसमें उसको धो धा के फिर से उसमें कोई सामान डाल देती है, तो उसको रीयूज़ करना हो गया। जैसे हम लोग पानी का बॉटल अगर हम लोग कहीं जाते खरीदते, अगर वो बॉटल अच्छा होता है तो फिर से हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे लंच बॉक्स होता है, स्कूल लेके आते हैं, तो फिर से उसको हम उसको धो के फिर से ही उसको रीयूज़ कर सकते हैं, तो वो रीयूज़ में आ जाता है। रिसाइकल में क्या हो जाता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको मान लो कि फिर से कोई एक नया मॉडल देके, एक नया रूप देके फिर से उसको यूज़ करना, ठीक है। और रिसाइकलिंग जो होता है ये जनरली जो होता है वो घर पे इतना इजी नहीं होता है, इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो रिसाइकलिंग का काम, जैसे कि मान लो कि जो कबाड़ी वाले होते हैं उसके जो प्लास्टिक्स वगैरह होती है उसको अगर हम बेच देते हैं, तो वो ले जाके वो उसको फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बेचते हैं और फिर से उसको रिसाइकलिंग करके फिर कोई नया सामान बना के फिर उसको मार्केट में उसको बेचने के लिए भेज देते हैं, तो वो रिसाइकलिंग हो गया। रिफ्यूज़ क्या होता है? रिफ्यूज़ के साथ और एक भी आ जाता है बेटा, जैसे रिड्यूस, ठीक है, एक रीपर्पस भी होता है। तो ये 5 Rs में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम 5 Rs में लिख सकते हैं। रिफ्यूज़ क्या होता है? रिफ्यूज़ करना, ठीक है, मतलब कि उसको यूज़ नहीं करना। जैसे कि मान लो कि मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम एक बार यूज़ करते हैं तो वो फिर वो यूज़ नहीं हो सकता, उसको हमें फेंक देना पड़ता है। तो हम ऐसी चीज़ों को क्यों यूज़ करें जिसको हमें मान लो कि एक बार यूज़ करके उसको फेंकना पड़े? तो फेंकने से क्या होता है कि फिर से वेस्टेज इधर उधर फैले होते हैं, गार्बेजेस फैले हुए होते हैं, जैसे गंदगी होती है। तो इसलिए उस चीज़ को अगर हम रिफ्यूज़ करें, तो रिफ्यूज़ करने से क्या होगा कि हम
थोड़ा वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। रिड्यूस क्या होता है? रिड्यूस मतलब उसको रिड्यूस करना, कम करके यूज़ करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मान लो आपकी रूम से अगर आप बाहर जा रहे हो तो क्या कर सकते हो कि रूम में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम लोग फ़ैन लाइट ऑफ करके निकल सकते हैं, तो जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत होगी वो बच सकती है। वैसे ही अगर हम लोग वाटर जैसे कि टैप को खोल के ब्रश करते हैं या हैंड वॉश करते हैं तो उस टाइम पे जैसे ब्रशिंग के टाइम पे हम टैप को बंद करके रख सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि टैप को खोल रखा है और ब्रश किए जा रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है कि वाटर जो होता है वो वेस्ट होता है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब हम ब्रशिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम अगर नल को बंद करके रखते हैं, फिर जब हमें पानी लेना होता है हम उसको ओपन करते हैं, तो क्या होता है कि इससे हम लोग पानी को बचा सकते हैं, है ना। रीपर्पस का मतलब क्या होता है? रीपर्पस में जैसे कि मान लो कि कोई एक कप है, ठीक है, इस कप का ये हैंडल टूट गया, तो इस कप का हैंडल टूटने की वजह से क्या हो सकता है कि इसमें अगर हम लोग मिट्टी डाल के कोई एक छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उसको ग्रो करा सकते हैं, तो क्या हो सकता है, एक तरह से ये रीपर्पस मतलब फिर से अलग पर्पस में इसको क्या हो सकता है, यूज किया जा सकता है। तो ये 5 RS होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, गार्बेजेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बेटे और NCERT में और एक टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि पेपर्स होते हैं, पेपर कप्स जो होता है वो एक तरह से, पेपर जो होते हैं ना एक तरह से बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। पहले जो है ना ट्रेन में जैसे चाय पीने के लिए क्या होता था कि कांच के ग्लास दिए जाते थे, ठीक है। तो कांच के ग्लास दिए जाने की वजह से क्या होता था कि वहाँ के जो एम्प्लॉय थे तो उसको अच्छे से धोते नहीं थे, तो जिससे पैसेंजर्स जो थे उसमें ऑब्जेक्शन उठाते थे कि अच्छे से धुली हुई नहीं है, हाइजेनिक को लेके भी लोग बोलते थे, जिस कारण से कांच के ग्लास को फिर उस टाइम पे हटा दिया गया, ठीक है। कांच के ग्लास को हटाने के बाद फिर वहाँ पे किस चीज़ को यूज़ किया गया, कुल्हड़ का, मतलब मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी के ग्लास का। तो मिट्टी जो है वो तो एक अच्छा सब्सटेंस है ही, बायोडिग्रेडेबल भी है, लेकिन क्या है कि जो इससे जो कुल्हड़ बनते हैं वो किससे बनता है, फर्टाइल सॉइल से बनता है, ठीक है। तो फर्टाइल सॉइल के बनने के कारण क्या होता था कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, तो जिस कारण से इसको भी फिर से हटा दिया गया। इसकी जगह पे फिर क्या यूज़ होने लगा, प्लास्टिक्स के कप यूज़ होने लगे। अब प्लास्टिक के कप जो होते थे, प्लास्टिक के कप जो है, अब जैसे कि इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लास्टिक भी बनाना, ठीक है, साथ ही ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस भी हैं। फिर कूड़ा भी फैलता है, लोग भी क्या करते थे, चाय पी के वहीं फेंक देते थे, ट्रेनों से बाहर फेंक देते थे, ट्रेन के अंदर फेंक देते थे, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होने के कारण ये भी यूज़फुल नहीं रहा लॉन्ग टाइम तक, इसको भी फिर हटा दिया गया। फिर बाद में क्या हुआ, पेपर कप्स जो है वो उसको यूज़ किया गया, क्योंकि पेपर कप जो है वो एक तरह से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो जिस कारण से आज के ज़माने में अगर हम चाय पीते हैं ट्रेन में या कहीं पे, तो वहाँ पे पेपर कप्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इससे जो है एनवायरनमेंट जो है हमारा आसपास जो है वो क्लीन रहता है। ओके, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और मैंने जो आप लोगों को टॉपिक समझाया है, ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये चैप्टर जो है ये आपका 4 मार्क्स का आएगा केस बेस्ड में, और 1 मार्क का रहेगा आपका MCQs में। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। अगर फर्स्ट बार टाइम में नहीं समझ में आता, सेकंड टाइम आप उसको रिपीट करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच।